ये कहानी है वेस्ट बंगाल के बर्दवान डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ एक माँ के सामने उसके बेटों को बेरहमी से मार डाला गया। और इतने पर भी जब उन हत्यारों का मन नहीं भरा, तो वो माँ जो अपने बेटों को इस हाल में देखकर बेहोश हो जाती है, उसको होश में लाते हैं और फिर उसके बेटों के खून से सने चावल उस माँ को खिलाते हैं। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये थी राजनीति की सबसे गंदी और सबसे खतरनाक शक्ल। और आप जुडिशियल सिस्टम का लूपहोल तो देखिए कि सबको पता है कि ये किसने किया है, जिसको हाई कोर्ट की तरफ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल चुकी थी, लेकिन वो अपना नाम बदल कर घूम रहा होता है। सबको पता है, लेकिन वो अपना नाम बदल कर घूम रहा होता है, क्योंकि उसने नाम बदल दिया है तो उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। ये कहानी है 17 मार्च 1970 की। इस केस को अच्छे से समझने के लिए आपको वेस्ट बंगाल के उस समय की पॉलिटिकल सिनारियो को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलती हूँ आपको। तो 1967 में वेस्ट बंगाल में पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है। पहली बार का मतलब है आज़ादी के बाद पहली बार, यानी 1947 से 1967 तक वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का ही रूल था और अच्छा भी चल रहा था सब कुछ। लेकिन चीज़ें ख़राब हुई 1962 के बाद, जब वहाँ पे फूड क्राइसिस अपने पीक पे पहुँच गया और गवर्नमेंट इस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रही थी। जितना फूड चाहिए था स्टेट को उतना प्रोक्योर नहीं हो रहा था, तो इस वजह से फूड क्राइसिस बहुत बढ़ गया। और जब जनता को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो जनता क्यों ही किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी। तो अब जनता जो वो एंटी कांग्रेस हो चुकी थी वहाँ पे। उस वक्त जो वेस्ट बंगाल के सीएम थे उनका नाम था विधान चंद्र रॉय, और वो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे सीएम थे। लेकिन 9 जुलाई 1962 को उनकी डेथ हो जाती है और फिर सीएम बनते हैं प्रफुल्ल चंद्र सेन। अब जब ये पोजीशन पे आते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गई हैं। जनता एंटी कांग्रेस हो ही गई है, अब उसको कोई नया चेहरा चाहिए, कोई नई पार्टी चाहिए जो गवर्नमेंट बने, जो सरकार बनाए। तो 1967 में इलेक्शंस होते हैं फिर से, और उसमें कांग्रेस जो है वो हार जाती है। तो जीतता कौन है? तो कांग्रेस का जो सबसे मेन ओपोनेंट था वो था सीपीआईएम, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी कि वो इलेक्शन ही जीत जाए। तो जब ये फूड क्राइसिस चल रहा था तो सीपीआईएम ही वो पार्टी थी जो ओपोनेंट तो थी ही और साथ में क्रिटिसाइज भी करती थी फूड क्राइसिस को लेकर के। तो ये सीपीआईएम और बाकी अन्य छोटी पार्टियां बनते हैं अजय मुखर्जी कोलिशन पार्टी बनाई थी, जिसका नाम रखा यूनाइटेड फ्रंट ज्योति बसु। और यही यूनाइटेड फ्रंट वो पार्टी है जो 1967 मेजॉरिटी पार्टी थी वो थी सीपीआईएम, वहाँ एक नॉन कांग्रेस, लेकिन सीएम उस पार्टी का नहीं ना बन करके एक दूसरी पार्टी के बनते हैं। तो ये ज्योति बसु और मतलब सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के बीच काफ़ी तरह के क्लैशेज होते हैं। और अब जब ये गवर्नमेंट बन चुकी है तो अब इन पे भी प्रेशर है फूड क्राइसिस को डील करने का, फूड क्राइसिस को हैंडल करने का, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से पार्टी के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, जिसके वजह से 1968 में ये गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है। और फिर 1969 में फिर से इलेक्शंस होते हैं और इस बार सीपीआईएम मेजॉरिटी से इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन तब भी कोलिशन गवर्नमेंट ही बनता है और सेम पहले की तरह ही अजय मुखर्जी सीएम बनते हैं और ज्योति बसु डिप्टी सीएम बनते हैं। तो जैसा कि पहले से ही अजय मुखर्जी और ज्योति बसु यानी सीएम और डिप्टी सीएम के बीच बहुत सारी बातों पे मतभेद होता है, तो इस बार भी सरकार अनस्टेबल ही रहती है। हालत इतने खराब हो जाते हैं कि जो सीएम है वो अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तक करते हैं और फिर लास्ट में 16 मार्च 1970 को वो रिजाइन कर देते हैं और वापस से वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि वहाँ के हालत इस तरह के थे और इतने खराब थे कि पॉलिटिकल पार्टीज जैसे सीपीआईएम जो थी वो उसने हजारों वॉलंटियर्स को अपनी मिलिशिया बना लिया था। वहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स ने या फिर इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थी जो कि कांग्रेस के सपोर्ट में थी और सीपीआईएम के अगेंस्ट थी, उन्होंने भी पर्सनल पैरामिलिट्री हायर किया था। उस समय नक्सलवादी अपराइजिंग का आफ्टर इफेक्ट चल रहा था, विलेज में वायलेंस कॉमन हो गया था और पार्टी कैडर्स का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि वो अपने ओपोनेंट्स को ओपनली थ्रेट करते थे। इस समय सेंटर में भी कुछ चल रहा था। सेंटर पे पीएम थी इंदिरा गांधी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जाहिर सी बात है। तो उस वक्त सेंटर में जो कांग्रेस है वो स्प्लिट हो जाता है और दो फैक्शन में बढ़ जाता है, एक होता है कांग्रेस आर और एक होता है ओ। तो कांग्रेस ओ जो है वो ओल्ड मेंबर्स का होता है वो, और कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी वाली पार्टी होती है। और अब वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम वर्सेस कांग्रेस आर चल रहा है। तो चीज़ें अभी आपको अच्छे से समझ में आएगी कि एक तो सीपीआईएम वर्सेस कांग्रेस आर चल रहा है और सेंटर पे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट रूल तो लग ही चुका था। तो अब आते हैं घटना वाली स्टोरी पे। ये घटना बर्दवान
डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, जो उस समय वेस्ट बंगाल की सबसे रिसोर्स रिच डिस्ट्रिक्ट थी। साथ ही में बर्दवान को राइस बोल ऑफ बंगाल भी कहा जाता है और यहाँ पे रूरल वोट बैंक और लैंड पॉलिटिक्स दोनों ही डोमिनेट करते थे। बर्दवान में सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों का बड़ा सपोर्ट बेस था। कई विलेजेस में कांग्रेस लॉयलिस्ट का डिकेड्स पुराना होल्ड था, खासकर लैंडलॉर्ड्स फैमिलीज में। यही है इस घटना का मेन कारण। यहाँ सेन फैमिली, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी घटना हुई, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ बेसिकली, तो वो वेस्ट बंगाल की जो बर्दवान डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक हाईली रिस्पेक्टेड और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी। ये लोग कांग्रेस आर के सपोर्टर्स थे। कांग्रेस का वो फैक्शन जो 1969 में स्प्लिट के बाद इंदिरा गांधी के साथ हो गया था। तो लोकल पॉलिटिक्स में इनका काफ़ी वेट था। विलेज और आसपास के इलाके में इनका से होता था। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को एरिया में अपना सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना होता तो सेन फैमिली का साथ मिलना इम्पॉर्टेंट था। तो सेन फैमिली को रिपीटेडली प्रेशर किया गया कि वो कांग्रेस आर को छोड़कर सीपीआईएम ज्वाइन कर ले, लेकिन उस फैमिली ने क्लियरली रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये जो रिफ्यूज़ल था, ये सीपीआईएम के लोकल लीडर्स के लिए एक चैलेंज टू अथॉरिटी बन गया, क्योंकि अगर एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली ओपनली उनका अपोज कर सकती है तो बाकी विलेजर्स भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो अब आते हैं घटना वाले दिन, यानी 17 मार्च को। तो 16 मार्च, जिस दिन वहाँ के सीएम ने रिजाइन किया था, उसके नेक्स्ट डे 17 मार्च को सीपीआईएम के जो लोकल कैडर्स होते हैं, उन्होंने हड़ताल किया और रैली निकाली। और ये रैली उस जगह से गुजरती है जहाँ पे ये सेन बाड़ी यानी सेन फैमिली का घर होता है। सेन फैमिली का घर होता है शिवतला लेन में। तो यही ये रैली वहीं से गुजरती है और फिर फोर्सफुली ये सेन फैमिली के घर में घुस जाते हैं और घुस करके पूरे घर को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। सबको तहस-नहस और सब, मतलब जो बर्बरता दिखाई, जो ब्रुटैलिटी यहाँ पे दिखाई है, वहाँ का मंज़र बहुत बुरा था। वहाँ के 2 बेटे थे, एक मलय कुमार सेन, एक प्रणब कुमार सेन। उनको मौत की घाट उतार दी इन लोगों ने। वहाँ का उनका एक बेटा था, जिसकी आँख में वो लोग तेज़ाब डाल देते हैं और इतने पे भी जब मन नहीं भरा उनका, तो दरिंदगी की हद आप देखिए कि वो मलय कुमार सेन और प्रणब कुमार सेन, जिनकी माँ होती है मृगनयना देवी, वो ये सारा मंज़र देखकर बेहोश हो जाती है। तो उसको ये हत्यारे जो हैं, वो होश में लाते हैं और ला करके उनके ही बेटों के खून से सने चावल उसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं। ये कितना ट्रॉमेटिक चीज़ है, जिसको एक आम आदमी इमेजिन तक नहीं कर सकता है। मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है ये चीज़। तो इसके बाद वो जो मृगनयना देवी होती है, वो अपना मेंटल जो बैलेंस है वो खो चुकी है अब। वो खो देती है अपना मेंटल बैलेंस। इतने पे भी उनका मन नहीं भरा, तो उसने क्या किया, उस पूरे घर में आग लगा दी और वो जो बच्चा था छोटा, जिसका नामकरण संस्कार चल रहा था, उसको वो लोग आग में फेंकने गया। लेकिन लोकल्स की मदद से वो बच्चा बच गया। वहाँ एक प्राइवेट ट्यूटर भी आता था, क्योंकि फंक्शन था तो बहुत सारे रिलेटिव्स, ट्यूटर्स सब कोई आए हुए थे। उसको भी उसने मार दिया। ये जो क्राइम हुआ, तो इसको किसने किया ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। चूँकि उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, तो केस जो है वो तुरंत दर्ज हो जाता है। 17 अक्यूज़्ड लोगों पर चार्जशीट फाइल होने के बाद 1971 में डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट से 8 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है। फिर ये सारे जो लोग होते हैं, वो कोलकाता हाई कोर्ट में भी अपील करते हैं 2 बार, लेकिन वहाँ से भी इस अपील को सिरे से नकार दिया जाता है, सिरे से खारिज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सरप्राइज़िंग चीज़ ये है कि ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, वो आगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो 1977, मतलब 1977 में सीपीआईएम जो है ना, उसी की सरकार बनती है, ठीक है? इस केस को 7 साल बीत चुके हैं अब। और जब ये सरकार बनी, तो ऑफिस अज़्यूम करने की इमीडिएट बाद बहुत सारे केसेस को विथड्रॉ कर लिया गया। उसमें से सेन फैमिली के कन्विक्ट्स भी थे, जो कि पैरोल पर बाहर आए थे। अब पैरोल जिसको नहीं पता है, उसको ये बता देते हैं कि पैरोल का मतलब होता है माफ़ी। जब कोई कैदी जो होता है, जिसको सज़ा मिलती है, तो सज़ा काटने के कुछ समय के बाद, मान लो 10 साल की सज़ा मिली है, तो अगर वो जो कैदी है उसने 6 साल की सज़ा अगर पूरी कर ली है, तो उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसको माफ़ी मिल जाती है। और भी कुछ-कुछ कंडीशंस होते हैं। तो इसकी वजह से पैरोल के ऊपर वो बाहर आ गया। फिर 2012 का में क्या होता है कि ऑल इंडिया लीगल फोरम का एक मेंबर होता है रणदीप मुखर्जी। तो उसने आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला और पूछा कि पिछले 32 साल से ये जो लोग हैं, वो किस अधिकार से बाहर घूम रहे हैं। जिसमें जो लोग थे, एक था बिनोय कुनार, एक था खोंकन सेन, अमल हलदार और भी बहुत सारे लोग। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड क्यों घूम रहे हैं? तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कलकत्ता हाई कोर्ट से सारे केसेस जो थे, सारे केस के सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी थे, वो सब दिल्ली मंगवाए। लेकिन जो शॉकिंग चीज़ ये है
कि देयर वाज नॉट अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द एंटायर आर्काइव ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट पर्टेनिंग टू सेन ब्रदर मर्डर केस। ये सेन ब्रदर मर्डर केस था, इसको लेकर के एक सिंगल पेपर तक नहीं मिला, जहाँ इस केस के बारे में 2 बार अपील किया गया और हाई कोर्ट, मतलब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए ये जगह रेप्यूटेड है। तो खैर, अब आगे की कहानी ये है कि उस केस के कन्विक्ट्स जो पैरोल पर बाहर आए थे, उनमें से एक जो है वो अपनी ही पार्टी का मेंबर बन गया। एक का नाम है मानिक रॉय, वो पुलिस रिकॉर्ड में एब्सकॉन्डिंग है, गायब है, लापता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना नाम बदल दिया है और नाम बदल कर अपनी ही पार्टी का मिनिस्टर बन गया और कभी जेल नहीं गया। ये जो पूरा केस है, इस केस के बारे में सीपीआईएम के जो लीडर थे ज्योति बसु, उन्होंने सिरे से नकार दिया। सीपीआईएम से जब पूछा गया तो उसका वर्जन ये था कि सेन ब्रदर्स जो है वो नोटोरियस क्रिमिनल्स थे और उनकी पार्टी कोलैप्स होने के बाद सेन फैमिली ने उन पर अटैक करने का प्लान किया था और सबसे पहले सेन फैमिली ने ही उन पर अटैक किया। और जब वो अपनी रैली निकाल रहे थे तो वो उन्होंने जो किया वो अपने बचाने के लिए किया। इस केस में जो बच्चा बचा उस दिन आग में जो फेंका जा रहा था, उसका नाम है अमृत सेन। तो एक वो और एक उस फैमिली की बहू, ठीक है, रेखा रानी, जो जिसके आँख में तेज़ाब डाल दिया गया था, उसका नाम था नाबा सेन, तो उसकी वाइफ है ये। तो इन लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस को अपना इंटरव्यू दिया और उसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे जो ये तो कहानी पूरी हो गई। ये केस जो जिसमें ब्रुटैलिटी की जो पीक होती है ना, वो देख लिया आपने। लेकिन जो जुडिशियल लूपहोल है आप उसको देखिए कि एक केस होता है और मतलब ये जो एक कहा गया है ना कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सत्ता में होते हैं ना, उनको कभी सज़ा नहीं मिलती है। आप आज भी एक बार रिसर्च करेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितने सारे मर्डरर्स हैं, रेपिस्ट हैं और वो अभी पॉलिटिक्स में और अच्छे पोज़ीशन पे हैं। मतलब ऐसे ही नहीं, वो अच्छे पोज़ीशन पे है, कोई विधायक है, कोई एमपी है, तो अच्छे पोज़ीशंस पे है वो। तो क्यों ऐसा होता है? और जनता, मतलब आखिरकार एक चीज़ तो है ना कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। मतलब कि हम जनता ही हैं जो किसी को चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव बना करके और वो फिर रूल करता है। और जनता के पास ये पावर भी होता है कि भाई अगर तुम सही से रूल नहीं करोगे तो हम तुमको अगले 5 साल में हटा देंगे। तो ये उस चीज़ का प्रेशर भी होता है। ये तुम क्यों चुनते हैं कि ऐसे नेता को जितना भ्रष्ट होता है? अच्छा, एक चीज़ और जो इस केस में हुआ कि अगर जनता जो है वो किसी अन्य पार्टी को जो सही है या नहीं, वो उसका मतलब एक इंडिविजुअल की सोच के हिसाब से, लेकिन अगर वो किसी एक को चुनता है तो दूसरी पार्टी वो अगर ऑफेंड हो गई तो वो भी उसका बुरा कर सकती है। तो जो इस केस की जो साइकोलॉजी है वो समझने वाली बात ये है कि ब्रूटल एक्ट्स जो वो ज़्यादातर चर्चा में आते हैं और उनका डर बहुत ज़्यादा फैलता है। तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि अपना दबदबा बनाने के लिए उसने ऐसा किया और फिर वापस वो पार्टी पता नहीं कैसे जीत जाती है, फिर पता नहीं कैसे उसको वो गवर्नमेंट बना देती है अपना। तो ये जनता के हाथ में है ना। अगर हम जो जनता है, अगर आम जनता ही अवेयर नहीं होगी तो फिर ऐसे ही लोग आएँगे सत्ता में, ऐसे ही लोग आएँगे पार्टी में, ऐसे ही लोग गवर्नमेंट बनाएँगे और फिर फ्यूचर तो क्या ही होगा वो तो आप देख ही रही हैं।